नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वैशाली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। युवक पर एसिड अटैक किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में युवक पर एसिड का अटैक किया गया। चेहरे को टारगेट करते हुए तेजाब युवक पर फेंका गया है। प्रेमिका पर तेजाब फेंकवाने का आरोप युवक पर लगा है। एसिड फेंकते वक्त प्रेमिका भी वहां मौजूद थी। अस्पताल में फिलहाल युवक का इलाज चल रहा है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पातेपुर थाना के सिमरवाड़ा गांव की पूरी घटना है। आरोप है कि युवक पर एसिड अटैक करने वालों में लड़की भी शामिल है। लड़का पिछले 5 महीने से लड़की से संपर्क में था। बताया जा रहा है कि सिमरवाड़ा गांव का रहने वाला धर्मेंद्र कुमार एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकला था। करीब 5 महीने से गांव की एक लड़की से वो बात करता था। समारोह से लौटने के दौरान भी उस लड़की से देर रात मुलाकात की। मुलाकात कर लौटने के दौरान अचानक एक युवक निकला और चेहरे पर एसिड अटैक कर दिया। इस दौरान आरोपी युवती भी घटनास्थल पर मौजूद थी। हालांकि बताया जा रहा है कि युवक की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। तो वैशाली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एक युवक पर तेजाब फेंका गया है। अब आप एसिड अटैक के पीछे की कहानी को समझिए। पातेपुर थाना क्षेत्र के सिमरवाड़ा गांव में सोमवार की सुबह एक युवक पर एसिड फेंककर उसे घायल कर दिया गया। युवक पर एसिड प्रेम प्रसंग के मामले में फेंका गया है और इस अटैक में युवक का चेहरा पूरी तरह से झुलस गया है। युवक को उसके परिजनों ने आनन फानन में हाजीपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। सूचना पर पातेपुर पुलिस भी घायल का फर्द बयान लेकर मामले की पड़ताल में जुट गई है। बढ़ते हैं आगे और आपको रांची से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां संत लुइस हाई स्कूल के हेड क्लर्क पर आरोप लगा है। स्कूल की शिक्षिका ने ही हेड क्लर्क पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया गया है। स्कूल परिसर में ही जबरदस्ती करने का आरोप हेड क्लर्क पर लगा है। लोअर बाजार थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां स्कूल में जबरदस्ती का प्रयास करने का आरोप संत लुइस हाई स्कूल के हेड क्लर्क पर लगाया गया है। बढ़ते आगे, शराबबंदी वाले बिहार में शराब के कारोबार रोजाना नए नए तरीके से इस्तेमाल कर शराब की तस्करी कर रहे हैं। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र से आया है। यहां गोबर सही फरदो पुल के निकट उत्पाद विभाग की टीम ने एक पशु आहार लदे कंटेनर से शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। जब्त शराब की कीमत करीब 70 से 80 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्पाद विभाग को शराब की 700 से 800 पेटियां बरामद हुई हैं। प्रभारी उत्पाद अधीक्षक ने बताया है कि इसके कारोबारियों को चिन्हित किया जा रहा है और जल्द ही शराब माफिया की गिरफ्तारी भी की जाएगी। हम आपको वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, इसी में पशु आहार के आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। आप फोटो में लोग पीछे हट जाइए। एक कंटेनर ट्रक है, 12 पहिया कंटेनर ट्रक है, जो कि सदर थाना क्षेत्र गोबरसही चौक के पास ही एक सुनसान फरदो पुल का एरिया है। वहाँ एक पोखर है, उसके बगल में ये कंटेनर ट्रक लगाई गई थी और 2 पिकअप वहाँ पे लगा करके शराब को अनलोड किया जा रहा था शराब कारोबारियों के द्वारा। अभी गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद टीम निरीक्षक पिंकी कुमारी के नेतृत्व में वहाँ पहुँची और पूरी खेप को जब्त करते हुए शराब को उत्पाद थाना लाया गया। मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, गिनती करने में थोड़ा वक्त लग रहा है और चूँकि कंटेनर की लेंथ काफ़ी है तो आगे तक भरा हुआ है, तो संभावना है कि भारी मात्रा में शराब है। अगली खबर कैमूर से है, जहां चोरों ने फिल्मी अंदाज में एटीएम से 17 लाख रुपए की लूट की है। गैस कटर से एटीएम को काटकर चोर 17 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। लूट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये लूट की घटना रविवार की रात करीब 2 बजे की है। पुलिस को आशंका है कि पेशेवर गिरोह ने इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि गैस कटर से काटते समय नोट ना जले, इसलिए पानी भी डाली जा रही है। ये सड़क कैमूर
जिले को रोहतास आरा जिले से जोड़ता है और इस रोड पर गाड़ियों की आवाजाही 24 घंटे रहती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने व्यस्त सड़क और बाजार में चोरों ने एटीएम को निशाना बनाया, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। वैशाली में शनिवार की सुबह ईडी की टीम ने शिक्षा माफिया बच्चा राय के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 2 करोड़ 87 लाख रुपए जब्त हुए हैं। ईडी की टीम ने 100 से अधिक जमीन के दस्तावेज भी जब्त किए हैं। बच्चा राय 2016 में हुए बिहार बोर्ड के इंटर टॉपर घोटाले का मास्टरमाइंड है। आय से अधिक संपत्ति को लेकर बच्चा राय की जमीन पर ईडी ने कब्जा कर लिया था। बाद में बच्चा राय ने ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्ति पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया था। ईडी की ओर से इस मामले में थाने में शिकायत भी की गई है। मुंगेर पुलिस ने पहली बार 7 पिन पिस्टल और 14 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। पुलिस ने इस मामले में पश्चिम बंगाल से आए खरीदार सहित 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 1,90,000 रुपए जब्त हुए हैं। सदर एसडीपीओ ने बताया कि गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली। पुलिस को देखकर ट्रिपल लोड बाइक सवार भागने भी लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़कर पकड़ लिया। गिरफ्तार तस्कर ने बताया है कि 25,000 में एक पेन पिस्टल खरीदी गई। घुमाते हुए भागने लगे। इस पे वहाँ पे तैनात पदाधिकारी जो थे उनको शक हुआ, उन्होंने उसको पीछा किया और पीछा करने के बाद उनको पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो उनके जो विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी में आपके सामने पेन पिस्टल 7, जिंदा कारतूस 14, कैश 1.9 लाख रुपीज़ तीनों बरामद हुए और साथ में मोबाइल और हमने मोटरसाइकिल को जब्त किया। अगर आप पटना में बैंक से पैसे निकालने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब राजधानी पटना में आपराधिक गैंग में युवतियां भी शामिल हो चुकी हैं। और ऐसा एक मामला सामने आया है जब अपने परिवार के साथ बैंक से पैसे निकालकर जा रहे एक युवक को कुछ अपराधियों ने घेर लिया और युवक के बैग में पैसे रखे थे, जिसे अपराधियों ने छीनने की कोशिश की। युवक से लूट करने वालों में युवतियां भी शामिल थीं। अपराधियों को देखकर भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हम लोग 3 वो थे अंकल, 20 आने के बाद मतलब देखे मारपीट होती है, लड़की करने लगी ना, तो लड़की को हम पकड़े हाथ। हमने कहा तुम कर रही है, तो ना हमको साथ बदतमीजी कर रहा है, झूठ बोल रही थी। तगड़े में इसको हालत किए, इनको हम आगे बढ़ाएं। हमने चलिए आगे बढ़िए। इसी के बीच में ये गली में भी लोग ग्रुप बना के आ गई, ग्रुप बना के आके और इस तरह करने लगी। गाड़ी छोड़ के भाग। हाँ, गाड़ी छोड़ के ग्रुप बना के बुला लिया सबके, अपना गेम को बुला लिया। हाँ, 3 लेडीज थी। हाँ, पैसा छीनने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पैसा छीन नहीं सका। और जब कुछ लोग बचाने में भिड़े तो वो अपना बुलेट एक गाड़ी है जिसको छोड़ करके यहाँ से भाग गया। पूर्णिया में 0 माइल के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक ट्रक ऑटो पर पलट गया, जिसमें एक ही परिवार के 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 4 सदस्य ऑटो से कहीं जा रहे थे, तभी ट्रक अनियंत्रित होकर ऑटो पर पलट गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। गिरा हुआ है ना, इसके नीचे भी आदमी है। अच्छा, तो 2 टोटो गिरा है। अच्छा, ये कैसे हुआ, कुछ देख पाए आप लोग? हम तो यहीं पे नुक्कड़ पे खड़े थे, पता नहीं। बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस आम लोगों की मदद अब लेगी। पुलिस मुख्यालय ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। एडीजी पुलिस मुख्यालय ने बताया कि अब कोई भी व्यक्ति आपराधिक घटनाओं की फ्री नंबर पर जानकारी दे सकता है। पुलिस को सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। अगर जानकारी सही निकली तो पुलिस की तरफ से जानकारी देने वाले व्यक्ति को इनाम भी मिलेगा। उस नंबर पर पुलिस विभाग के द्वारा इस संबंध में दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार से पत्राचार किया गया। उसके उपरांत उन्होंने शॉर्ट कोड 14432 यानी 14432 14432 इस नंबर को जारी कर दिया है। यह नंबर पूरे बिहार में कार्यरत होगा।
किसी भी लैंडलाइन से, मोबाइल फ़ोन से कार्यरत होगा। और साथ ही साथ हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि बिहार के बाहर भी जाकर के पूरे देश के लोग इस नंबर को एक्सेस कर सकें, तो वो परमिशन भी अब मिल गई है और अब पूरे भारतवर्ष के किसी भी कोने से 14432 को आप डायल कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर में महिला की नसबंदी के बाद भी 3 बच्चे होने का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हालांकि महिला ने गायघाट पीएचसी कैंप में 2015 में नसबंदी कराई थी, लेकिन उसके बाद भी उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। डीएम ने पूरे मामले पर एक्शन लिया है और जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने तत्काल पीड़ित को 6,000 रुपए की मुआवजा राशि देने का भी ऐलान किया है। करवाए थे 2015 में। कहाँ पर? गायघाट पीएचसी में। कहाँ पर? गायघाट पीएचसी में। उसके बाद 2 बच्चा। हाँ, उसके बाद 2 बच्चा हो गया। कुल कितने बच्चे हुए? कुल 7 माह है। 7 बच्चे। ऑपरेशन से पहले कितने थे? 4 थे। ऑपरेशन के बाद 3 हो गया सर। बहुत गरीब आदमी है, कुछ दिमाग ने काम कर रहा है। मामला यही सर 2015 में हमने अपने पत्नी का फैमिली प्लानिंग सरकार के चलाए गए योजना से करवाए 2015 में। 2015 के बाद 2018 में उसको एक घर में बच्चा निकला, तो हम कहे कि जब ऑपरेशन हुआ तो बच्चा कैसे हुआ। तो उसके बाद हम जिलाधिकारी महोदय और सिविल सर्जन महोदय को आवेदन दे करके जांच करने को कहे। तो ये लोग जांच के लिए आप भी मीडिया माध्यम को भी कहे, तो ये लोग जांच कहे कि करेंगे। जांच करने के एवज में एक बच्चा जो जन्म लिया उसका सुई दे दिए, तो 5 बच्चा पहले से, 4 बच्चा पहले से था और 3 बच्चा ऑपरेशन के बाद हो गया। अब 7 बच्चा है, अब 2 बेरोजगार हैं। देखिए 3 बच्चे जो घर में, ये जो संज्ञान में मामला आया है, सबसे पहली बात कि अगर फेल्योर हुआ है तो 1 बच्चा होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर फिर विधिवत उसका ऑपरेशन करा जाएगा तो ऐसा नहीं होता है फेल्योर, इसलिए कि हमारे यहाँ हज़ारों ऑपरेशन होते हैं। तो ये 3 बच्चा हो जाना फेल्योर के कारण, ये फेल्योर तो बट नेचुरल हुआ है, लेकिन 1 बच्चे के बाद अगर प्रिकॉशन लिया जाता तो ये दूसरे इनके परिवार में दूसरे मतलब के सदस्यों का एडिशन नहीं हो पाता। तो इसकी हम लोग जांच करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की घोषणा कर बीजेपी ने INDIA गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी के इस कदम का साइड इफेक्ट बिहार की सियासत में भी दिख सकता है। दरअसल बिहार में इसका असर कैसे पड़ सकता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिहार में लगभग 14% यादव वोटर हैं, जो आरजेडी के मजबूत वोटर माने जाते हैं। लेकिन बीजेपी के मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनाने के बाद बिहार के यादव वोटरों पर भी इसका असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन आरजेडी ऐसा नहीं मानती। पारिवारिक यादव नहीं है कि लालू यादव के परिवार से हैं इसलिए तेजस्वी की तरह मुख्यमंत्री का दावेदारी है, या मुलायम के परिवार से हैं तो अखिलेश की तरह दावेदारी है। ये देश की जनता और खासकर यादव समाज में तो एक संदेश है ही कि कोई भी यादव समाज का बच्चा मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। मोहन यादव जी को चुना गया है, यह आंतरिक मामला है, लेकिन बिहार की जाति सर्वे के रिपोर्ट का गहरा जख्म जरूर दिखाई पड़ रहा है। भाजपा परेशानी के हालत में है। माननीय नित्यानंद राय जी पे भाजपा का भरोसा टूट गया है, इसीलिए नए विकल्प की तलाश में है। लेकिन जनता, भारत की जनता इंडिया अलायंस को विकल्प के रूप में ले रही है। जिस तरह की राजनीति करना चाह रही है, वो राजनीति उनके नीतियों और रीतियों में नहीं है। वो कहीं ना कहीं पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति के विरोध की रही है। और उनको मान सम्मान देने के प्रति अगर इनका सोच होता तो अब तक बिहार सरकार के द्वारा जो आरक्षण की व्यवस्था 75% की गई है, उसको 9वीं में अनुसूची में शामिल करने हेतु अनुशंसा को मान लिए होते। देखिए शिवराज सिंह चौहान जी भी तो ओबीसी ही है, तो एक ओबीसी को हटा के दूसरे ओबीसी को बना दिया, तो कौन बड़ा चमत्कार कर दिया। उन राज्यों में ओबीसी को बना दे जहां ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं है, तब तो हम जाने। देखिए भाजपा ढोंग करती है और कुछ नहीं करती। तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाने पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि बीजेपी सबका साथ, सबका विश्वास के साथ काम करती है। यही बीजेपी है जहां सबके साथ, सबके विश्वास की बात होती है, जबकि आरजेडी में सिर्फ परिवार की बात होती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास की बात करता है। इसलिए आज डॉक्टर मोहन यादव जी को
मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और सभी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से किया गया। यह स्पष्ट दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी में सबके साथ सबके विकास की बात। ये राष्ट्रीय जनता दल या समाजवादी पार्टी नहीं है, एक ही परिवार के लोग बनते रहेंगे। यहाँ सबके साथ सबके विकास की बात होती है। जीतन राम मांझी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर कहा है कि ये बिहार सरकार का पॉलिटिकल स्टंट है। मांझी ने कहा कि बिहार में बड़े भाई और छोटे भाई ने कुल 33 साल तक शासन किया, लेकिन बिहार गरीब का गरीब ही रहा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी से काम चलाते रहे। आज वही कह करके बिहार की जनता को मूर्ख बना करके वोट लेना चाहते हैं, इसीलिए ये विशेष राज्य की दर्जा बात करते हैं। एक चीज़। दूसरा इसका पक्ष है कि जब विशेष राज्य के दर्जा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर अब सुप्रीम मुहर भी लग गई है। सरकार के खिलाफ दायर याचिका पर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई, जिसे अदालत ने सही ठहराया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आर्टिकल 370 हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से वैध थी और यह फैसला सरकार ने जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए किया था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आर्टिकल 370 का प्रावधान उस समय युद्ध के बाद उपजे हालात को लेकर किया गया था। ये अस्थायी है और इसे बदला जा सकता था। 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर 5 जजों की पीठ ने सुनवाई की। इनमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, जम्मू कश्मीर पर केंद्र का फैसला आखिरी माना जाएगा। जम्मू कश्मीर भारत राज्य का अभिन्न अंग है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है। भारत में विलय के बाद जम्मू और कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं रहा। जम्मू कश्मीर में अब उसकी संविधान सभा नहीं है। धारा 370 के जरिए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील खारिज करते हुए कहा कि संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से संघ द्वारा लिया गया हर निर्णय चुनौती के लिए खुला नहीं है। इससे राज्य के प्रशासन को नुकसान होगा। कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। अब वहाँ लोकतंत्र का जो हमारा महापर्व होता है, सितंबर के महीने में अगले साल के, उससे पहले चुनाव भी होंगे, यानी कि लोकतंत्र भी वहाँ जीवित होगा। हत्याओं की वजह से अब वापस जब पहुंचेंगे तो जब वहाँ जाके फिर से मेरा गांव, मेरी माटी, मेरा देश के साथ हर घर तिरंगा जब लहराएगा तो फिर से जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर, विकसित जम्मू कश्मीर भारत के साथ। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का फैसला बना रहेगा। मतलब ये कि 5 अगस्त 2019 का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा, इसे बदला नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।